हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सीरीज की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही। और आपको अटेंडेंस किस तरीके से भेजनी है ये देखिए। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से अटेंडेंस अपनी खुद की भेजनी है। ये देखिए, तो ऐसे अटेंडेंस भेजोगे, फिर मैं उसको ऐसे टिक मार्क करूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अटेंडेंस भेजना। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, आपको क्लास मिलते ही आप अटेंडेंस भेजो सबसे पहले। और आज के जो एमसीक्यू है वो स्टार्ट करेंगे। और आज के एमसीक्यू विशेष होने वाले हैं, क्योंकि जो आपको आज जो एमसीक्यू मिलेंगे वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो पेपर में अपने पूछे जाते हैं उसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं, सेम उसी पैटर्न पे। ठीक है, और कैसे किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न लिए गए हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से देखना है। तो दोस्तों, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बालक जन्म के समय एक कोरे कागज के समान होता है, यह विचार किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? कोरे कागज के समान होता है बालक, ऐसा बताया गया है। तो ये किसने विचार प्रस्तुत किया था? कोरे कागज को क्या कहा गया है? टेबुला रासा। ठीक है, ये शब्द भी आ सकता है, टेबुला रासा। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेबुला रासा कोरे कागज को कहा गया है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। बालक के विकास में मुख्य रूप से कौन से दो तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो बालक के विकास में दो तत्व कौन से हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोषण और खेल, फिर है वंशानुक्रम और वातावरण, शिक्षा और अनुशासन, शिक्षा के माता पिता। तो आपको कोई से भी महत्वपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन बालक का विकास होता है ना, बालक का विकास, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं वो होते हैं वंशानुक्रम इनटू वातावरण। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। बालक का विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण। वंशानुक्रम वंशानुक्रम हो गया जेनेटिक्स, और वातावरण हो गया इन्वायरमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। बी ऑप्शन नंबर क्या है? राइट है। बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी माना जाता है? तो सबसे प्रभावी माध्यम पूछा गया है शारीरिक और मानसिक विकास का, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। और सारे क्या है? गलत है। कक्षा में बैठकर अध्ययन करने से मानसिक विकास हो सकता है, लेकिन शारीरिक विकास नहीं हो सकता। मोबाइल एवं वीडियो गेम खेलने से नहीं हो सकता। टेलीविजन देखने और आराम करने से नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है, वीर पूजा हीरो वर्शिप बाल विकास की किस अवस्था का प्रमुख लक्षण मानी जाती है? तो आपको बताना है वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज आपको कोई भी आप परीक्षा दे लेना, आपको ऐसा प्रश्न जरूर मिलेगा। वीर पूजा बाल विकास की किस अवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो ये है किशोरावस्था का। किसका है? किशोरावस्था का। किशोरावस्था में क्या होता है? बालक कोई अपना क्या है, एक बालक क्या करता है, अपना कोई ना कोई लीडर मानता है या फिर आदर्श मानता है। ठीक है, आदर्श मानता है और उसी के रास्ते पे चलता है। जैसे देखिए, वीर पूजा किशोरों की आदर्श खोजने की प्रवृत्ति का संकेत है। किशोरों की आदर्श खोजने की प्रवृत्ति का संकेत है। यह व्यक्तित्व निर्माण और आत्म परिचय के विकास में सहायक होती है। किशोर आमतौर पर लोकप्रिय या प्रभावशाली व्यक्तियों को, लोकप्रिय होते हैं प्रभावशाली व्यक्ति, ठीक है, और यह अवस्था मार्गदर्शन की मांग करती है ताकि किशोर सकारात्मक आदर्श चुन सके। ठीक है, यह है हीरो वर्शिप या वीर पूजा। तो किस में होती है ये? किशोरों में। यानी अवस्था कौन सी होगी? किशोरावस्था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी किस मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का पूछा गया है, तो ये किसने प्रस्तुत किया था? और हम ये भी देखेंगे आगे भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है क्या।
तो ये किसने प्रस्तुत किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड। ऑप्शन नंबर सी राइट। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी की स्थापना की, जो मानव व्यक्तित्व और व्यवहार को अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड, इच्छाओं, बाल्यकाल के अनुभवों और आंतरिक संघर्षों के आधार पर समझाने का प्रयास करता है। तो जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसका मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं। इसमें क्या है, इसमें अचेतन मन, एक सबसे पहले चेतन मन, फिर अचेतन मन, फिर अर्धचेतन, अर्धचेतन मन। चेतन मन कौन सा? कॉन्शियस। अचेतन अनकॉन्शियस, और अर्धचेतन सबकॉन्शियस। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो मन है, ये किसने बताए थे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताए गए थे। तो चेतन मन में क्या होता है, अचेतन मन में क्या होता है, अर्धचेतन मन में क्या होता है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। और इसमें आईडी, फिर ईगो और सुपर ईगो, ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आईडी को हिंदी में क्या कहते हैं? इदम, इदम, अहम। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन मुख्य रूप से करता है? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे दोनों क्लासों में डिस्कस किया था इसको। तो वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, वर्तमान में मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है? तो सबसे पहले किसका करता था? आत्मा का, फिर आत्मा के बाद में मन का, मन का अध्ययन करता था। फिर कहा गया अभी मन नाम की भी कोई चीज नहीं है, मन है तो कितने प्रकार के हैं। उसके बाद में हो गया चेतना का अध्ययन, और चेतना के बाद में वर्तमान में क्या है? व्यवहार का अध्ययन। इसको याद रखना है, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अब आपको इसमें ये जो है आत्मा से लेकर व्यवहार का जो इसकी यात्रा है, इसकी परिभाषा किसने दी थी? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने क्या दी थी? अर्थ यात्रा परिभाषा। ठीक है, अर्थ यात्रा परिभाषा। अर्थ यात्रा परिभाषा क्या कहती है? मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को, और वर्तमान में वो व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आ गया आधुनिक मनोविज्ञान अनुभव, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह प्रत्यक्ष बोलना, चलना और अप्रत्यक्ष सोचना, भावना दोनों प्रकार के व्यवहारों को शामिल करता है। यह अनुभवजन्य विधियों पर आधारित होता है। एम्पिरिकल मेथड जिन्हें कहते हैं, अनुभवजन्य विधियों पर आधारित होता है। व्यवहारवाद के अनुसार केवल देखे जाने योग्य व्यवहार ही अध्ययन योग्य माने जाते हैं। और व्यवहारवाद का जनक कौन है, ये भी आपको बताना है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के क्या है? जनक है। ठीक है, व्यवहारवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिहेवियरिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, यह कथन किसका है? खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है जॉन लूथर। ठीक है, कौन था? जॉन लूथर। तो इन्होंने कहा था खेल मनोविज्ञान है वो एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। तो ये उनकी परिभाषा है। स्पोर्ट साइकोलॉजी इन इज एन एरिया विच अटेम्प्ट टू अप्लाई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू लर्निंग परफॉर्मेंस एंड एसोसिएटेड ह्यूमन बिहेवियर इन द होल फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, ये उनकी परिभाषा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का निर्धारण करता है? आपने देखा आनुवंशिकता यानी हेरेडिटी। हेरिडिटी का निर्धारण कौन करता है? हार्मोन करते हैं क्या? नहीं करते। ग्रंथियां नहीं करते। तंत्रिकाएं नहीं करती। तो कौन करता है आनुवंशिकता का निर्धारण? जीन्स। ठीक है,
जो जीन होते हैं वो आनुवंशिकता का निर्धारण करते हैं। आनुवंशिकता का निर्धारण, इसका अर्थ क्या है? तो अपने जो गुण होते हैं, अपने, लिखो, अपने माता पिता के गुणों का संतान में स्थानांतरण जीन के माध्यम से होता है। स्थान में स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? जीन के माध्यम से होता है। ठीक है, जीन के माध्यम से होता है। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पे दो वर्ड नए आ गए हैं। खेल मनोविज्ञान अपने देखा था, सीधा मनोविज्ञान देखा था, यहाँ पे आ गया शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, इसको अपने समझेंगे क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा होती है एजुकेशन। क्या होती है? एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन लाना। ठीक है, व्यवहार में परिमार्जन। तो शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन या सुधार लाना, और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हुआ? व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। परिमार्जन क्या होता है? सुधार लाना। ठीक है, सुधार या फिर शुद्धता। ठीक है, शुद्धता, परिमार्जन। जैसे सुनार होता है, वो सोने को तपा तपा के उसको शुद्ध करता है ना, उसमें परिमार्जन लाना होता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या करती है? अपना जो व्यवहार होता है उसको शुद्ध करती है, उसमें परिमार्जन लाती है, और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। तो दोनों मिलके हो गए व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसको इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में परिवर्तन हेतु व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, यह शिक्षक को छात्रों की मानसिक क्रियाओं को समझने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है थॉर्नडाइक को। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग भी किए थे। किस पे किए थे? बिल्ली पे प्रयोग किए थे इन्होंने। और इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ये अपने आगे देखेंगे, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसे कहते हैं। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। और इन्होंने, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो ये आ गया, जनक कहा जाता है। उन्होंने अधिगम के लिए प्रयास और त्रुटि सिद्धांत दिया है। ये देखिए, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षण को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। तो ये आज की क्लास हमने देखी, और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हमने आज देखे। और आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, ये क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न बेसिक होते हैं, बस उसको घुमाया जाता है, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है उसका पैटर्न 40 से 60% बिल्कुल बेसिक का होता है, और हम क्या एडवांस में उलझ जाते हैं और इन प्रश्नों को भी नहीं कर पाते। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही अगर आप करंट को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं, जैसे हमने 4 से 5 कोई न्यूज़ अपने डिस्कस कर लें साथ में, तो थोड़ी वीडियो 5 से 10 मिनट की ज़्यादा हो जाएगी, 25 मिनट की वीडियो बनेगी। तो आप मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। और प्रेजेंट आपको रेगुलर भेजनी है। ठीक है, प्रेजेंट आपको भेजनी है। तो ये इसके प्रेजेंट भेजने के पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। तब उसको उसके गुरु द्वारा सिखाया जाता है, अभी आपको क्या करना है, डेली शुक्रवार को क्या है, आपको मेल करनी है अपने बॉस को, चाहे वो मांगे चाहे ना मांगे, पर आपको मेल जरूर करनी है। तो वो मेल करता गया, उसको शुरुआत में कभी कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे क्या है उसमें, क्या है उसकी जो मेल भेजने की आदत है, उससे उसका जो काम है ना, उस पे फोकस पड़ गया,
और ऐसे ही आप अगर प्रेजेंट भेजोगे तो आपका एक अनुशासन डेवलप होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, ये छोटी सी आदत है पर आप इसको जरूर करना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।